अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसको लिखने वाले हैं जॉन कीट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने इस पोएम का स्टेंजा 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया था और आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेंजा नंबर 4 एंड 5 को कवर करने वाले हैं। उन स्टेंजास में हम लोगों ने देखा कि पोइट ने एक ग्रेशियन अर्न देखा था। वो अर्न जो है उसको बड़ा अपीलिंग लगा, उस पर डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई थी और उसने उन पिक्चर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया, उनको प्रेज किया। ठीक है, जिनमें बिलवर्ड थे एक और एक लवर था, जिनमें जो ट्री था फुल ऑफ लीव्स था उसकी शेडो दिखाई गई। उसके बाद उसमें म्यूजिशियंस दिखाए गए जो पाइप प्लेइंग कर रहे थे, सो ऑन। आज हम देखेंगे कि आज यानी कि जो स्टेंजा 4 है वो स्टेंजा 4 के अंदर कौन सी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम लोग को एक सेरेमोनियल प्रोग्रेशन नज़र आएगी, प्रीस्ट नज़र आएगा, एक अल्टर यानी कि कुर्बान गाह नज़र आएगी, जहाँ पे जो प्रीस्ट है वो गाय की कुर्बानी के लिए जा रहा है। क्लियर। तो एनी हाउ लाइन्स को देखें। कहते हैं Who are these coming to the sacrifice? वो कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं, कुर्बानी के लिए आ रहे हैं। To what green altar? O mysterious priest, कि इस ग्रीन अल्टर यानी कि कुर्बान गाह की तरफ वो मिस्टीरियस प्रीस्ट। Let us know that heifer lowering at the skies and all her silken flanks with the garlands dressed। अब क्या हो रहा है जी, हमारे पास जो अर्न है वहाँ पे एक प्रीस्ट बना हुआ है। प्रीस्ट कहीं को जा रहा है, दिखने में ऐसा महसूस होता है। अब हमारे जो पोइट हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं प्रीस्ट से कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, और क्लासिकल टर्म्स में, क्लासिकल टाइम्स के अकॉर्डिंग जो ग्रीन अल्टर है ना, वो वर्ड यूज़ किया जाता था उन प्लेसेस के लिए जहाँ पे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस दी जाती थी। और ये ग्रीन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स और वेजिटेशंस वगैरह से इसको कवर किया जाता था जो इसको ग्रीन लुक देती थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया टू वर्ड ग्रीन अल्टर। ठीक है, कि कौन चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो कि ये करने जा रहे हैं ग्रीन अल्टर की तरफ, यानी कि सेक्रीफाइसिंग के लिए। फिर यहाँ पे वर्ड हाइफर यूज़ किया गया है। हाइफर कहते हैं काओ को, और ये प्रीस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम इस काओ को कौन से ग्रीन अल्टर की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब किस जगह पे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हो। अब यहाँ पे लिखा है ना ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड। यहाँ पे बात की जा रही है काओ की, कि काओ की जो अपीयरेंस है कितनी है, कितनी खूबसूरत से बनाया हुआ कि उसे गार्लैंड बनाया हुआ है फ्लावर्स के। तो इट मीन्स ये जो काओ है इनके लिए एक होली ऑब्जेक्ट है जो कि गॉड्स के लिए लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे गॉड्स के लिए इन्होंने सेक्रीफाइस करना है इसको। तो इन शॉर्ट इन 4 लाइन्स के अंदर एक ऐसा सीन प्रेजेंट किया गया है जिसके अंदर एक प्रीस्ट एक काओ को लेके सेक्रीफाइस के लिए अल्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अल्टर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग कुर्बानी दिया करते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफरिंग्स, ठीक है, दिया करते थे, किसके लिए, गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, ग्रीक के अकॉर्डिंग। अब जिस काव को ये अपने साथ लेके जा रहा है वो काव जो है वो मूइंग कर रही है, मतलब काव जो अपना वोकल साउंड प्रोड्यूस करती है ना, उसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्ड लोइंग। लोइंग मतलब होता है मूइंग करना, अपना काव का वोकल साउंड प्रोड्यूस करना। और वो जो काव है उसको गार्लैंड यानी फ्लावर से सिखाया, उससे जाया हुआ है। और कहाँ पे, फ्लैंक्स यानी कि इसकी टांगों को, जो काव की टांगें हैं उसको फूलों से कवर किया हुआ है। ठीक है, एक पिक्चर ये थी हमारे पास सामने आ गई जो कि एक रिलीजियस सेरेमनी की पिक्चर थी। इसके अलावा सेकंड पिक्चर देखें, कहता है व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल साइटेडल। साइटेडल कहते हैं एक फोर्ट को, एक पुराना किला, जिसको हम लोग उर्दू में अक्सर किला बोलते हैं, जो कि गलत है, इसको कला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो ग्रेशियन अर्न है उस अर्न के ऊपर हम लोगों को कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल साइटेडल। यानी जो लोगों का ग्रुप है वहाँ पे, उसके लिए इसने लिटिल टाउन का वर्ड यूज़ किया। और वो पूछ रहे हैं जो लिटिल टाउन है ये रिवर और सी शोर के जो करीब रह रहे हैं कौन है। और ये लाइन जो है ये रिलेट करिए प्रीवियस लाइन्स के साथ
क्योंकि शुरू पे उसने कहा हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए कौन लोग आ रहे हैं। ये लोग जो है ये लिटिल टाउन है, छोटे से टाउन से आए होंगे। और ये टाउन कहाँ पे, कहता है यहाँ तो रिवर के पास होंगे, यहाँ पर सी शोर के पास रहते होंगे, यहाँ पर पहाड़ों के अंदर एक बहुत ही पीसफुल जो कला बना हुआ है वहाँ पर रहते होंगे। इज एम्प्टेड ऑफ दिस फॉग दिस पायस मॉन्ड। और कह रहे जिस जगह से ये आए हैं वो तो खाली होगा ना टाउन, ठीक है। वो टाउन क्यों खाली होगा, क्योंकि ये पायस यानी कि नेक एक पीसफुल एक्ट के लिए जा रहे हैं। और वो एक्ट क्या है, सेक्रीफाइसिंग होने जा रही है। उस सेक्रीफाइसिंग के जो रिचुअल है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों को जो एंशियंट ग्रीक्स के लोग हैं उनकी नेचर को भी हाईलाइट किया गया कि वो क्या थे। वो ऐसे लोग थे जो डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स पे बिलीव किया करते थे। ह्यूमन लाइक गॉड्स थे और ऐसी चीज़ों के नेचर को रिप्रेजेंट करते जैसे कि सूरज हो गया, सीजन्स हो गए, वो इन सबको देवी देवता माना करते थे, ठीक है। इनके लिए कुर्बानी दिया करते थे और इस चीज़ को वो एक रिचुअल एक्ट कंसीडर किया करते थे। उसी एक्ट को यहाँ पे डिपिक्ट किया हमारे राइटर ने। और क्योंकि ग्रीशियन अर्न है, वो अर्न जो कि ग्रीस से बिलोंग करता है और ग्रीक के रहने वाले लोगों को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ये एक एंशियंट ग्रीक की हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है। और हुआ क्या है जी, सारे लोग जो टाउन के थे वो अपने टाउन को छोड़ के आ गए कुर्बानी के लिए। तो अब पोइट कहता है And little town, the streets for every more will silent be and not a soul to tell why thou art desolate can e'er return। अब यहाँ पे वो जॉन कीट्स कह रहा है लिटिल टाउन से कि तुम तो खाली हो चुके हो, लोग सारे के सारे सेक्रीफाइस के लिए चले गए हुए हैं और तुम हमेशा ऐसे खाली ही रहने वाले हो। Will silent be, तुम हमेशा ही खामोश रहोगे, तुम्हारी गलियाँ हमेशा खाली रहेंगी। और क्योंकि पोइट को नहीं पता कि सेक्रीफाइस किसके लिए किया जा रहा है, तो कहते हैं एंड नॉट अ सोल टू टेल, और यहाँ पे कोई भी ऐसी सोल मौजूद नहीं होगी जो बता सके वाई दो आर डेजोलेट, के तुम जो क्यों खाली हो, कैन एवर रिटर्न, और क्या मतलब एवर रिटर्न, और क्या कभी कोई लोग तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे। और ये जो होली डे है किस लिए परफॉर्म हो रहा है, ये रीज़न क्या है इस होली डे का, ये सब कुछ कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई भी इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आर्ट पे जो पेंटिंग बनाई गई हुई है वो तो एवर लास्टिंग है ना, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती, वो परमानेंट है। जैसे कि अगेन मैं बार बार रेफ़र कर रही हूँ आपको सर फिलिप सिडनी के आइडिया, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो नेचर का गार्डन है उसको ऑटम आता है, जो पोइट का गार्डन है वो एवरग्रीन है। जो नेचर का गार्डन है, जो नेचर की सोल है, उसके अंदर तो मतलब पत्ते भी मुरझा जाते हैं, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता। लेकिन जो पोइट है और जो आर्टिस्ट है उसका जो गार्डन है वो हमेशा परमानेंट रहता है, ठीक है। क्यों, उसमें कोई डिके नहीं है और वो इमेजिनेशन से तैयार किया गया होता है, फैंटेसी से तैयार किया गया होता है, और जैसा लिख दिया होता है वो वैसा ही रहता है। जैसे अब ये पोएम रिस्पेक्टिव पोएम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न कब लिखी गई थी, 1819 में लिखी गई थी, ठीक है। और स्टिल अगर हम अब भी पढ़ते हैं तो ये पोएम इज़ स्टिल अलाइव, और पोएम में जो नेचर की बात की गई है अभी तक पढ़ी जा रही हैं। इसीलिए वो कहता है कि एक मतलब फॉर एग्जांपल एक लिटरेरी पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर दिया जाता है ना, तो जब तक वो सर्वाइव कर रहा था तब तक वो जिंदा है। और जिंदा कब तक है, यानी कि अब पोएम 1819 में लिखी गई है, अब तक पढ़ी जा रही है, इट मीन्स इट इज़ स्टिल अलाइव, इट मीन्स इट इज़ इमॉर्टल, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली पोएम। तो इसलिए वो कहता है कि जो लाइफ है वो मॉर्टल है, आर्ट उसको इमॉर्टलाइज करती है। और यहाँ पे जब वो एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवरी मोर विल साइलेंट बी ये लाइन यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स वो टाउन से डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, ठीक है। कि जैसे टाउन उसकी बात सुन रहा है और वो टाउन उसको आंसर देगा। और सुनने किसकी सलाहियत होती है, किसकी कैपेसिटी होती है, एक ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी होती है ये। तो वही कैपेबिलिटी इसने रेफ़र की है टाउन को, तो इट मीन्स इसने नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ की क्वालिटी दे दी है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म यूज़ की गई, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब कुछ जो है ना इंटरलिंक्ड वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, स्टेंजा 5 कहते हैं ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड। अब यहाँ पे उसकी एक्सक्लेमेशन नज़र आ रही है, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। और इसमें हम लोगों को जो वोवल साउंड आई है उसकी रिपीटेशन भी नज़र आ रही है, एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड, ठीक है। इनमें आई की रिपीटेशन नज़र आ रही है हम लोगों को। और जिस वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर, लाइन के अंदर हम लोगों को रेपिटेशन वोवल साउंड की सुनाई दे सेम लाइन में, उसको हम कहते हैं एजोनेंस,
ऐसे ही हम लोगों ने प्रीवियसली मोर हैप्पी हैप्पी लव, वहाँ पे ओ के साउंड की रिपीटेशन हो रही थी, देखी थी, तो वो भी एजोनेंस की एग्जाम्पल थी। ठीक है, तो एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन द सेम लाइन्स ऑफ पोइट्री। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों को इस लाइन के अंदर आई की रेपिटेशन नज़र आई, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एजोनेंस एक पोइटिक डिवाइस है, वो मौजूद है। क्लियर? इसके अलावा इसके अंदर हम लोगों को एक्साइटमेंट नज़र आया, ओएटिक शेप एक्सक्लेमेशन मार्क, फेयर एटीट्यूड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग को यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यानी कि एक्सक्लेमेशन भी नज़र आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये एड्रेस कर रहा है ग्रेशियन अर्थ से, क्या यूज़ कर रहा है उसके लिए? एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, यानी कि इसने अर्न को कहते हैं मज़ीद गौर से देखा है और उसकी शेप की बात कर रहा है। और एटिक शेप इस तरह के शेप को कहते हैं जो आपको पिक्चर में अर्न नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया? और फर्दर मोर एक और इंटरप्रिटेशन की जाए तो एटिक बेसिकली एथेंस को भी कहते हैं जो ग्रीस का कैपिटल था। ठीक है, तो एनी हाउ जो वर्ड ब्रीड है ये बेसिकली एक इंटरवोवन पैटर्न होता है, एक ब्रेड की तरह। अगर आपने बालों पे चुटिया देखी हो, ठीक है, वो क्या होता है, अंदर अंदर उलझी हुई होती है ना, इंटरवोवन हुई होती हैं, उस तरह का पैटर्न होता है ब्रेड। यहाँ पे क्या है, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवररोड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेन एंड वुमेन बनी हुई हैं मार्बल के साथ, इंटरवोवन हुई हैं। ओवररोड मतलब होता है टू कॉम्प्लिकेटेड, के बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स उसके ऊपर क्राफ्ट हुई हैं। और यहाँ पे अब बात की गई है कि जो अर्न है बेसिकली डिस्टिंक्टिवली वो ग्रीक अपीयरेंस रखता है, यानी कि एटिक शेप है वो उसकी, और फेयर एटीट्यूड मीन्स ग्रेसफुल पोस्चर है इसका, जहाँ पे लवर्स हो गए, मेन हो गए, विमेन हो गए, उनको मार्बल के साथ क्राफ्टेड किया गया हुआ है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर उनकी ड्रा की गई हुई है। फिर कहते हैं विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन किसके साथ वजह से आ रही है इसके ऊपर, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ब्रांचेस बनी हुई हैं, इसके ऊपर ट्रॉडन वीड्स बने हुए हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा अर्न था ये अर्न आदमियों से, मेन से, विमेन से, ब्रांचेस से, वेजिटेशन से, मतलब हर ग्रीनरी से भी भरा हुआ है। नेचर का इसने एलिमेंट डाल दिया इसके अंदर, और इसके अंदर पॉपुलेशन का एलिमेंट डाल दिया इसने। फिर उसके बाद कहता है दो साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज थॉट एटर्निटी कॉल्ड पेस्टोरल। मतलब इन लाइन्स में जो पॉइंट है ना वो और ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं अर्न को, और कह रहे हैं कि दो साइलेंट फॉर्म, कि तुम तो साइलेंट फॉर्म में हो, दो टीज अस ऑफ थॉट, तुम हम लोगों को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। टीज़ किस लिए कर रहे हो, परेशान किस लिए कर रहे हो? क्योंकि वो इसका कंपैरिजन कर रहा है इटर्निटी के साथ, द लाइफ हेयर आफ्टर, एडन के साथ, हेवन के साथ कंपेयर कर रहा है। तुम्हें देख के तो मुझे जो इटर्निटी है वो याद आती है, क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड है ये वर्ल्ड तो चेंज होने वाला है, तुम्हारा वर्ल्ड जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और इटर्निटी भी एवर लास्टिंग है तो वो भी कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और तुम्हें देख के मुझे कॉम्प्लिकेशन हो रही है, सोचें आ रही हैं दिमाग में, सोचें मुझे टीज़ कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, फिर उसके लिए वो कॉल्ड पेस्टोरल का वर्ड यूज़ करता है। अब ये कॉल्ड पेस्टोरल इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेस्टोरल मतलब जाहिर सी बात है नेचर का एलिमेंट आ गया उसके अंदर, ग्रीनरी देख रहे थे हम लोग, लीव्स देख रहे थे, वेजिटेशन देख रहे थे, सो ऑन, तो वहाँ पे पेस्टोरल यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि पेस्टोरल का कंसर्न होता है नेचर और सिंपल कंट्री लाइफ के साथ। और हमने यहाँ पे देखा पीसफुल टाउन्स थे, यंग लवर्स थे, ब्राइट और ग्रीन ट्रीज थे, ये सब पेस्टोरल हो गए। अब कोल्ड यहाँ पे रेफर कर रहा है पुट डाउन को, यानी कि अपनी जो इसने पहले बड़ी तारीफ़ें की थी, बड़ा उसने हैप्पीनेस के बारे में बात की, वार्म बॉडीज़ के बारे में बात की, इसका माइंड चेंज हो गया अब यहाँ पे। अब वो उसको एक्यूज़ कर रहा है, वो कहता है ये एक डिस्टेंट है, एक अनकेयरिंग अर्न है। ठीक है, क्यों? जो अपीलिंग तो लगता है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही प्लैनेट, ठीक है, कि प्लैनेट हम लोगों को अपीलिंग लगता है, जहाँ पे स्टार्स भी हैं, सारा यूनिवर्स है, हम लोग को बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, हम लोग को कंफर्ट भी मिलता है, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सेम वैसे यहाँ पे पोइट बात कर रहा है अर्न के बारे में कि वो खूबसूरत भी है, उसकी ब्यूटी भी है, सब कुछ है, लेकिन एंड द एंड उसने कह दिया कॉल्ड पेस्टोरल, मतलब कि वो चीज़ जो खूबसूरत है लेकिन दिमाग को
टीज करती है, ठीक है, सोचों को तंग करती है, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है ये। जैसे ये नाइटिंगेल में बात करते करते नाइटिंगेल बन गया था, फिर एंड पे वापस आ गया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये उसकी तारीफ़ें करते करते यहाँ पे भी क्या हुआ, उसको एंड पे इसने कॉल्ड पेस्टोरल कह दिया। फिर क्या कहता है व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दो शैल रिमेन इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, ये कहता है कि देखो अब ओल्ड एज आनी है और ओल्ड एज आने के बाद जो जनरेशन है वो वेस्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। डेथ तो आनी है ना, किसी ने बचना नहीं है, सब ने ख़त्म हो जाना है। लेकिन उसके बाद होगा क्या, दो शैल रिमेन इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो, लेकिन तुम जो हो तुम बाकी रहने वाले हो, तुम कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हो रही है। तुम कौन है यहाँ पे, हमारा ग्रेशियन अर्न। कहता है हर जनरेशन ने ख़त्म हो जाना है, हर एक की डेथ हो जानी है, लेकिन तुमने ऐसे ही रहना है। और यहाँ पे वो जो वर्ड है वो रेफर कर रहा है प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम किसकी, जो अगली जनरेशन आएगी उनकी, कि जो अभी जनरेशन है उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने ओल्ड एज में जाना है, उनकी डेथ हो जानी है, फिर डेथ होने के बाद जो न्यू जनरेशन आएगी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स आऊँगी, ठीक है। और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है, इस अर्न के पास है, क्योंकि अर्न जो है वो बहुत अपीलिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, काम प्रोवाइड करता है और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। कहता है देन ऑवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू होम दोस्त सेज्ड। कहता है क्या है कि तुम एक थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करोगे, अ फ्रेंड ऑफ मैन की तरह एक्ट करोगे, क्योंकि तुम तो एवर लास्टिंग हो, तुम तो हमेशा रहोगे। और जो एडवाइस, जो थेरेपी तुमने मुझे दी, वही एडवाइस, वही थेरेपी तुम हर एक को थ्रू आउट द हिस्ट्री देते रहोगे। क्यों, क्योंकि वो इमोर्टल है, कभी भी ख़त्म होने वाली आर्ट नहीं है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। तो इसका मतलब क्या है, कहता है ब्यूटी क्या है, वही ट्रूथ है और ट्रूथ ही ब्यूटी है। मीन्स टू से दैट देर इज़ नो ट्रूथ आउटसाइड ऑफ आर्ट। आर्ट से बाहर यहाँ पे कोई भी ट्रूथ नहीं है। आर्ट जो है खुद एक बहुत बड़ा सच है। और ट्रूथ फाइंड आउट करना, ट्रूथ को जानना एक इजी टास्क नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये एक आइडिया ऑफ एटर्निटी की तरह का होता है, बहुत मुश्किल। जैसे आर्ट को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, वैसे ही ट्रुथ को जानना भी मुश्किल होता है। और आर्ट क्या है, ब्यूटी है, और ब्यूटी ही लिंक्ड करती है ट्रुथ के साथ। यानी जिसने कहता है आर्ट को जान लिया, उसने ब्यूटी को जान लिया, ठीक है। और जिसने ब्यूटी को जान लिया और आर्ट को जान लिया, उसने सच को जान लिया, ठीक है। यानी जिसको नेचर का पता लग गया, जिसको ब्यूटी का पता लग गया, उसी ने ही सच को पहचान लिया। क्योंकि जो ब्यूटी है उसको अंडरस्टैंड करना भी कॉम्प्लिकेटेड है, जो सच है उसको जानना भी मुश्किल है। तो इसलिए कह रहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। कहता है तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से कंसर्न करना चाहिए कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही नॉलेज, यही इन्फॉर्मेशन मैटर करती। तुमने इसको जान लिया तो इट मीन्स तुमने सबको ही जान लिया, सब कुछ तुम्हें पता लग गया। तो ये थी हमारी पोएम, जहाँ पे हमने देखा कि ब्यूटी ऑफ आर्ट की बात की गई, मोर्टेलिटी वर्सेस इमोर्टेलिटी की बात की गई, बताया गया वर्ल्ड जो है वो मॉर्टल है, आर्ट उसको इमोर्टलाइज करती है। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टाइम एंड ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ की बात की गई, ठीक है। और लास्ट लाइन के अंदर इसने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम लोगों को कन्वे किया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन भी है। जो ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ है ना, इसका मतलब क्या है कि जो रियल ब्यूटी है ना चीज़ों की, वो क्या है, इसकी परमानेंस के अंदर है। और परमानेंस कहाँ से मिलती है, आर्ट से मिलती है। और जो पोएम है थ्रू आउट वो भी रिप्रेजेंटेटिव है लाइफ एंड ब्यूटी की ही। इसमें कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ किया गया। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं जहाँ पे रेपिटेशन हो सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स की सेम लाइन ऑफ पोइट्री के अंदर। जैसे कि ये लाइन देखें, विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। यहाँ पे एल कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो अगेन एंड अगेन रेपिटेशन हो रहा है सेम लाइन ऑफ पोइट्री के अंदर। इसमें हमें सिम्बोलिज्म भी नज़र आता है। फॉर अगर हम अर्न की बात करें तो अर्न सिम्बलाइज कर रहा है टाइम एंड लाइफ को। इसमें से प्लांट्स एंड ट्रीज़ का वर्ड यूज़ किया जो सिम्बलाइज करता है यूथ एंड स्प्रिंग को। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। एजोनेंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके अंदर।
एनाफोरा का यूज़ किया गया कि इनिशियल पे सेम वर्ड्स अगेन अगेन रिपीट होने, जैसे कि व्हाट लीफ, व्हाट मैन, व्हाट मैड, व्हाट पाइप्स, ठीक है, कि सारी लाइन जो है व्हाट से शुरू हो रही हैं। ऐसे ही अगेन यहाँ पे फॉर एवर पाइपिंग, फॉर एवर वार्म, फॉर एवर पेंटिंग, यहाँ पे भी फॉर एवर यूज़ किया जा रहा था अगेन एंड अगेन। ये भी एनाफोरा की एग्जांपल। इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया। अपोस्ट्रोफी मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली एड्रेस करना बुलाकर, ठीक है, जैसे कि ओ एटिक शेप, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस करें नॉन लिविंग थिंग से, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास अपोस्ट्रोफी हो गया। ऐसे यहाँ पे दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फोस्टेड चाइल्ड ऑफ साइलेंस, ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये दो उसको बुला रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, किसको, ग्रेशियन अर्न को मल्टीपल नेम्स के साथ। तो अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये जो पोइम है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।